मैं विनय कुमार मौर्य यूपी बोर्ड क्लास 10th की साइंस शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसमें 70 अंक की एक लिखित परीक्षा होती है तथा 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होता है। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें 70 में से आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 30 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक आपको 10 लाना होगा। इस तरह से कुल आपको 33 अंक लाना होगा न्यूनतम। अब देखते हैं कि इसका सिलेबस में क्या क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले इकाई में यानी पहले यूनिट में रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, जिससे 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा है जैव जगत है, इससे भी 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा है प्राकृतिक घटनाएं, इससे 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चौथा है विद्युत का प्रभाव, इससे 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और पांचवा है प्राकृतिक संसाधन, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से क्लास 10 की साइंस में कुल 5 इकाई है, यानी 5 यूनिट है। पाँचों यूनिट से 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट और प्रयोगात्मक होगा। तो टोटल यानी 100 नंबर का होगा। इस 100 में से आपको पास होने के लिए न्यूनतम अंक 33 लाना होगा, 33 नंबर लाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, इसका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर ये है। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो इसमें अब पढ़ते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारी भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन देखते हैं यहाँ पे। भौतिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो इसमें लिखते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था आकार एवं भौतिक गुण बदल जाता है, परंतु पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं गुणों में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे जैसे में अब जैसे जैसे बर्फ का गलना, बर्फ का गलना, बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है, इत्यादि ETC, ये सब भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं, किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन देखते हैं तो हेडिंग लगाते हैं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज इसको कहते हैं, केमिकल चेंज। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अब क्या होगा कि इसमें रासायनिक संगठन और गुणों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी परिवर्तित कर देता है। जो पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों को बदल देता है। बदल देता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे में देख लेते हैं, जैसे दूध का फटना, दूध का फटना, जंग का लगना, जंग का लगना, दहन, दहन यानी जलना, परमाणु विस्फोट, किण्वन,
किण्वन इत्यादि etc। ये सब क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ से हेडिंग डाल लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, REACTION, केमिकल रिएक्शंस। ये तो समझते हैं केमिकल रिएक्शन पहले कि किसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कैल्शियम है और हमारे पास ये क्लोरीन है। ये दो तत्व है, एक कैल्शियम है, एक क्लोरीन है। तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना है? CaCl2। ये कैसे बनेगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इधर देखिए क्लोरीन 2 है, तो इधर भी क्लोरीन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। आगे इसको डिटेल पढ़ेंगे कैसे करते हैं, संतुलित करते हैं। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, Mg मैग्नीशियम प्लस O2। MgCl2। तो ये क्या बनाएगा? सॉरी, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर Cl2 रहेगा, Cl2 रहेगा। तो Ca प्लस Cl2 इक्वल टू CaCl2 और मैग्नीशियम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो गया। तो मैग्नीशियम को यहाँ पे 2 करने के लिए हम यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ये देखा। एक और समीकरण देख लेते हैं, तीसरा, कि एक हमारे पास समीकरण है CaO। इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो ये बनेगा Ca प्लस O, 2 भागों में टूट गया। और सारे भी समीकरण ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए जी, जैसे ये कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मिलकर क्या बनाए? दूसरा कैल्शियम क्लोरीन बनाए, कैल्शियम क्लोराइड बनाए। मैग्नीशियम हो गया, ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन कह सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, मिलकर क्या बनाए? एक दूसरा पदार्थ बनाए, नया पदार्थ बनाए। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये टूट कर क्या बनाए? एक नया पदार्थ बनाए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन। यहाँ पर वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक
पदार्थ परस्पर अभिक्रिया या क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब जो नया पदार्थ होता है ना, इनका भौतिक गुण और रासायनिक गुण और इनका भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग अलग होगा। तो इसमें लिख सकते हैं तथा निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से अलग होते हैं। मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं या अलग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ तक लिख सकते हैं। यहाँ पर कहलाती है, इसको हम इसी में लिख दिए क्योंकि यहीं तक ये डिफिनीशन था और ये एग्जाम्पल में दे देंगे। तो ये डिफिनीशन लिखने के बाद क्या करेंगे, ये चीज़ एग्जाम्पल दे देंगे। तो फिर से समझते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर परस्पर अभिक्रिया करके या आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं। जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है इसका भौतिक और रासायनिक गुण ये मूल पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ तक तो ये हो गया। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि कैसे पहचान करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। तो हेडिंग लगाते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे पहचानेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। पहचान या विशेषताएं दोनों लिख सकते हैं। विशेषताएं, तो देखते हैं यहाँ पर। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें से कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होंगी जिसमें से गैस की उत्पत्ति होती है। गैस का निकलना देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गैस कैसे निकलेगा, तो अगर हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन लिखे है Zn प्लस HCl, और यहाँ पे जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे H2 क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस है।
तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब जिंक HCl से क्रिया करता है, ये जिंक है, जिंक HCl से क्रिया करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करता है, तो जिंक क्लोराइड तथा गैस का निर्माण करता है। तो वही कहते हैं कि तो यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पर अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। एक तो गैस का निकलना का पता चला, दूसरा हम ये देख रहे हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा ये है कि रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। तो अगर अभिक्रिया होगी तो वहाँ पे रंग में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा, जो भी परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। देखते हैं, इसमें लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जब SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो भी इधर बनता है उत्पाद, इसका रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, इसलिए हमने हरा से लिखा। कैसा होता है? ग्रीन होता है। और जबकि इधर कौन सा रंग होता है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का? तो नारंगी होता है। कौन सा होता है? नारंगी, नारंगी। जैसे ही ये SO2 से क्लियर अभिक्रिया किया तो जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा उसका रंग कैसा होगा? हरा होगा, इसलिए हमने हरा से लिखा। ये चीज़ तीसरी स्टेज में देखते हैं, तीसरी एक अभिक्रिया लिखते हैं। तीसरा, अवस्था परिवर्तन। क्या हो जाता है? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। देखते हैं अवस्था परिवर्तन क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास सोडियम है। सोडियम कैसी धातु है? ठोस है। कैसा है? ठोस है। अब प्लस सोडियम का H2O से क्या कराते हैं? क्रिया करा देते हैं। तो ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस H2, ये बनाता है। तो यहाँ पर देखिए अवस्था में परिवर्तन हो गया। सोडियम क्या है? ठोस है। और ये जल क्या है? द्रव है। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मिला? ये विलयन है। किसका विलयन है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये विलयन है। तो विलयन भी कैसा है? द्रव है। लेकिन इधर ठोस और द्रव है, यहाँ पर आकर देखिए तो ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है। गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो पहले क्या था? ठोस था या द्रव था, बाद में क्या हो गया? गैस हो गया। तो ये अवस्था परिवर्तन हो गया। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस हम लोग करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। बैलेंस करना भी आगे बताएंगे किस प्रकार से हम लोग बैलेंस करेंगे। ये चीज़ हो गया किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो ये चीज़ हो गया आपका अवस्था परिवर्तन। यहाँ भी कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे Zn क्या है? ठोस है। यहाँ पर भी गैस बन गया, तो यहाँ पे भी अवस्था में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर भी गैस का निर्माण हुआ, गैस का निर्माण हुआ। तो यहाँ से भी कह सकते हैं। चौथा देखते हैं, चौथा पॉइंट इसको लिख देते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आपको बता दें, ये है आपका सोडियम। सोडियम इसको कहते हैं Na को, और इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड साइड, और इसको हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन कहते हैं।
चौथा स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप में अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप क्या होता है, उसके बाद अवक्षेप से क्या निर्मित है क्या नहीं निर्मित है तो वो पढ़ेंगे। अवक्षेप का, तो कोई चीज़ ठोस के रूप में, कोई चीज़ है, कोई चीज़ पदार्थ, कोई पदार्थ ठोस के रूप में बनकर, ठोस के रूप में बनकर विलयन से अलग हो जाता है, विलयन से अलग हो जाता है, वही क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। जैसे आपको बता दें, एक सिंपल सी एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, दही से मक्खन, दही से मक्खन, मक्खन जो निकलता है, तो जब दही को क्या करते हैं, उसको घोलते हैं दही को, तो जो मक्खन होता है उसमें सॉलिड बनकर क्या होता है, तैरने लगता है, और उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो विलयन में कोई भी चीज़ अगर बनता है, अगर वो ठोस के रूप में या तो नीचे बैठ जाएगा या तो ऊपर, तो जो निकलता है ठोस के रूप में उसी को क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 का अभिक्रिया कराते हैं सोडियम क्लोराइड से, NaCl से, तो ये बनाएगा आपका AgCl प्लस NaCl का निर्माण करेगा, यहाँ पे NaCl का निर्माण करेगा। तो ये जो होगा सोडियम, ये अवक्षेप होगा, अरे सिल्वर क्लोराइड ये क्या होगा, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। इसके विलयन में क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो अभी 4 चीज़ की जानकारी मिली। अगला पांचवा देखते हैं। पांचवा, एक ऊष्मा की भी जानकारी मिलती है, इससे ऊष्मा की भी जानकारी मिलती है। तो देखते हैं ऊष्मा की भी जानकारी मिलती है। तो पांचवा है ऊष्मा, ऊष्मा का शोषण, ऊष्मा का शोषण या अवशोषण, और दूसरा उत्सर्जन भी कह सकते हैं, उत्सर्जन। इसको कहते हैं या ताप में परिवर्तन। जब अभिक्रिया होती है तो ये घटनाएं घटित होती हैं। तो इसी से पता लगाते हैं कि अभिक्रिया क्या हो रही है या नहीं। यहाँ से अभिक्रिया हो रही है या नहीं देख लेते हैं फिर से, शायद नहीं आ रहा था। ऊष्मा का शोषण या उत्सर्जन, या इसी को कहते हैं ताप में परिवर्तन। परिवर्तन आगे तो ऊष्मा का शोषण में देखते हैं, जैसे अगर हम चूना मिलाते हैं, चूना, जैसे चूना मिलाए, चूना को हमने मिला दिया पानी में, चूना को मिला दिया पानी में, तो इससे क्या होगी कि जो भी पदार्थ यहाँ पे बनेगा वो उससे क्या निकलेगी, ऊष्मा मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊष्मा उत्सर्जन होगा। यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जैसे मान लो चूना का, ये चूना ले लेते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना, जैसे CaO ले लिए। CaO को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना को हमने क्या मिला दिया, पानी में मिला दिया। तो यहाँ से ये क्या बनाएगा, CaOH बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये बनेगा तो इससे क्या निकलेगी, कुछ ऊष्मा निकलेगी,
कुछ ऊष्मा भी निकलेगी। अभी रिएक्शन को पूरा हम नहीं किया, यहाँ पे क्या होगी, कुछ ऊष्मा उत्सर्जित हो जाएगी, निकल जाएगी। जैसे भी आप देखे हो कि घर को पेंट करने वाले जब चूना लाते हैं तो उसको पानी में डालते हैं तो उससे क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो ये चीज़ हो गया, या ताप में परिवर्तन होगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करा देते हैं NH4OH से, NH4OH से रिएक्शन करा देते हैं तो ये क्या बनाएगा, NH3 अमोनिया बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होगा। यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होगा। शोषण कह लो या अवशोषण होगा, ये चीज़ होगा। यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होगा। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। हेडिंग है रासायनिक समीकरण, हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण ये हो गया है ऐसे। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन, ये लिखा हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाया, वाटर यानी जल बनाया। यानी इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या मिलाया, जल या पानी, ये कह सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण हम कहते किसे हैं, तो यहाँ पर पहले डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद फिर से समझते हैं। तो लिखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से, प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन, संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ऊपर जैसे हमने लिखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसको समीकरण कब बोलेंगे, जब इनको हम क्या करेंगे, इनके प्रतीकों द्वारा और इनको सूत्रों द्वारा संक्षिप्त वर्णन करेंगे।